गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड में ऑक्सी अनऑक्सी शोषण हम पढ़ चुके हैं और अब देखिए कुछ हम वैकल्पिक परिपथ के बारे में जानेंगे जो कि पादपों में पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। HMP इसको कहा जाता है, यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ, ठीक है। ये क्या है? देखिए, इसे वैकल्पिक परिपथ मान सकते हैं। ये क्या है? एक वैकल्पिक परिपथ है। क्लियर? दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, हम ये जानते हैं कि ऑक्सीशोषण ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में संपन्न होता है, परंतु कुछ सजीव ऐसे हैं जिनमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एक अन्य परिपथ से होता है, जिसे हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीशोषण किससे संपन्न होता है? ऑक्सीशोषण जो कि क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस लिखेंगे पहले, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल संपन्न होने के अलावा सजीवों में, ऐसे लिखेंगे, सजीवों में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एक अन्य परिपथ भी खोजा गया है। ठीक है, एक अन्य परिपथ भी खोजा गया है जिसे HMP कहा जाता है। ठीक है, HMP कहा जाता है। तो देखिए, मुख्य प्रक्रिया क्या है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल है ऑक्सीशोषण में, परंतु ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एक अन्य परिपथ से होता है जिसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ कहते हैं। और इसका अध्ययन किसने किया था? इसका अध्ययन सबसे पहले जंतु ऊतकों में। इसमें जंतु ऊतकों में, क्योंकि यहाँ सजीवों की बात हो रही है ना, इसलिए जंतु ऊतकों में इसके बारे में सबसे पहले खोज की गई थी। इसके द्वारा वारबर्ग और डिकेंस द्वारा। वारबर्ग 1935 व डिकेंस 1938 द्वारा किया गया। ठीक है, ये तो बात हुई जंतु ऊतकों की, परंतु पादपों में इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, रेकर 1954 द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। ठीक है, जो इसका परिपथ बनाया था वो किसने बनाया था? रेकर ने बनाया था, अध्ययन किया। तो सजीवों में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एक वैकल्पिक परिपथ मौजूद है जिसे हम HMP कहते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कहते हैं, जिसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और इसका अध्ययन सबसे पहले वारबर्ग और डिकेंस ने जंतु ऊतकों में किया था, बाद में रेकर ने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, अब यह संपन्न कहाँ होता है? यह संपन्न कहाँ होता है? तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, फिर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, उसके बाद ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। परंतु यह परिपथ कहाँ संपन्न होता है और किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में ये संपन्न होता है। क्लियर? अब इसकी जो प्रामाणिकता है वो हम कैसे बता सकते हैं?
यानी इसको ये है या मौजूद नहीं है, इसके बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 द्वारा नामांकित मैलोनिक एसिड का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसकी प्रामाणिकता रेडियो एक्टिव कार्बन 14 युक्त मैलोनिक एसिड द्वारा सिद्ध की जा सकती है। ठीक है, सिद्ध की जाती है या जा सकती है। तो मैलोनिक एसिड कार्बन 14 युक्त इसके अर्थात इसका मतलब क्या है कि मैलोनिक एसिड के प्रयोग से क्रेब्स साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, मैलोनिक एसिड के प्रयोग से क्रेब्स साइकिल क्या हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, फिर भी क्या होता है, फिर भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता रहता है, फिर भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता रहता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई अन्य प्रक्रिया भी मौजूद है, तो इससे पता चलता है अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का एक अन्य परिपथ मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो HMP की जो उपस्थिति है उसको प्रमाणित करने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन 14 युक्त मैलोनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अब जब मैलोनिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो मैलोनिक एसिड के प्रभाव से क्रेब्स साइकिल बंद हो जाता है, परंतु फिर भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का एक और परिपथ भी मौजूद है। अब क्रेब्स साइकिल और HMP के मध्य कौन सा यौगिक संपर्क सेतु का काम करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक वाइवा का क्वेश्चन भी है और दूसरा कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। तो क्रेब्स साइकिल व दूसरा क्या है, HMP के मध्य एकमात्र संपर्क सेतु क्या होता है, एकमात्र संपर्क सेतु होता है गिल्सरेल्डिहाइड। क्या होता है, गिल्सरेल्डिहाइड होता है। ठीक है, गिल्सरेल्डिहाइड होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल, जैसे हम बताते हैं ना कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के मध्य का जो है वो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल और HMP के मध्य जो संपर्क सेतु है वो क्या है, वो है गिल्सरेल्डिहाइड फास्फेट है, सॉरी। ठीक है, फास्फेट लिखेंगे, फास्फेट होता है, ये आपको याद रखना है। गिल्सरेल्डिहाइड फास्फेट क्रेब्स साइकिल और HMP के मध्य संपर्क सेतु का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रक्रिया क्या है HMP, तो देखिए HMP में ग्लूकोज के प्रत्येक 6 अणुओं में से, इसमें ग्लूकोज के प्रत्येक 6 अणुओं में से, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर भी क्या थे, 6 अणु थे, तो इसमें 6 अणुओं में से एक अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन होने से किसका निर्माण होता है, CO2 प्लस H2O बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं। अब बच गए 5 अणु, बाकी 5 अणुओं का क्या होता है, पुनर्जनन होता है। ठीक है, बाकी 5 का क्या होता है, इसमें पुनर्जनन होता है। क्लियर। अब ये 5 पुनर्जनन तो हो जाएंगे, परंतु ये पुनः साइकिल में शामिल भी होते हैं। जो पुनः साइकिल में
शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है। अब ग्लूकोज का जब इसके अंदर फास्फोराइलेशन होता है तो 3 कार्बनिक एसिड बनने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना होकर के सीधा ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होकर के फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, इस चक्र में इसका जो मुख्य भाग क्या है कि इस चक्र में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से या ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन होने से 3 कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है कि नहीं होता? नहीं होता। ना होकर सीधे ही फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सीधे ही फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनता है। यानी कि विखंडन तो होता है, या विखंडन इनमें नहीं होता है, या क्योंकि यहाँ पर जब फास्फोराइलेशन होगा ग्लूकोज का तो कार्बनिक अम्लों का विखंडन होता है ऑक्सीडेशन में, नॉर्मल प्रक्रिया में, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला बिंदु क्या है कि ग्लूकोज के प्रत्येक 6 अणुओं में से एक अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनती है। बाकी 5 अणुओं का पुनर्जनन होता है जो पुनः साइकिल में शामिल होते हैं। इसके बाद इस चक्र में ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन होने से 3 कार्बनिक अम्लों का निर्माण ना होकर के सीधे ही क्या बनता है, फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं परिपथ किस प्रकार का है ये, फिर इसका ऊर्जा संबंध जानेंगे क्या है, ऊर्जा इसमें क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में एटीपी के साथ जब क्रिया होती है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में एटीपी के साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है। क्लियर? और किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या करेगा, मैंने आपको बताया है अभी अभी कि सीधे ही क्या करता है, ये डिहाइड्रोजिनेसिस द्वारा 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करता है। इसमें जल भी मुख्य भूमिका निभाता है और NADPH2 का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया जल। ठीक है, और एंजाइम कौन सा हो गया, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, NADPH2 का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अब ये 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड फिर से क्या करेगा, आगे अगली प्रक्रिया में जो है डिहाइड्रोजिनेसिस, इसका फिर से हो जाएगा। यहां पर फिर से वही एंजाइम, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फिर से अपचयन हो जाएगा NADPH2 का। ठीक है, इस प्रकार से, और उत्पाद क्या बनता है इसमें, राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें दोनों प्रक्रियाओं में NADPH2 का भी क्या हो रहा है, साथ में उत्पादन हो रहा है।
अब देखिए राइबोलोज 5 फास्फेट जो है वो समावीकरण की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? समावीकरण की क्रिया करता है। ठीक है, तो पहली क्रिया के अंदर ये जो आइसोमरेज एंजाइम है उसकी सहायता से राइबोज 5 फास्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? राइबोज 5 फास्फेट बनाएगा। ठीक है, यहां पर एंजाइम कौन सा होगा? आइसोमरेज। क्लियर? और दूसरी प्रक्रिया में ये क्या करता है? दूसरी प्रक्रिया में ये बनाता है जाइलुलोज 5 फास्फेट एपीमरेज एंजाइम की सहायता से। तो यहां पर आ जाएगा एपीमरेज और यहां उत्पाद क्या बनेगा? जाइलुलोज 5 फास्फेट। ये बन गई। ठीक है, इस प्रकार से दो उत्पाद बन जाते हैं। अब देखिए राइबोज 5 फास्फेट का होता है संघनन ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की सहायता से। किसमें? सीडोहेप्टुलोज में। क्लियर? इसका संघनन किसमें हो जाएगा? सीडोहेप्टुलेज में हो जाएगा। और एंजाइम क्या आएगा यहां पर? ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, सीडोहेप्टुलेज 7 फास्फेट जैसे वहां पर बन रहा था ना, उसी तरह से इसके अंदर भी सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। एक तो ये बन गया। क्लियर? अब देखिए जो बच गया जाइलुलोज 5 फास्फेट वो बनाता है गिल्सरेल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्या बनाएगा? गिल्सरेल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये बनाता है इसके साथ गिल्सरेल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये आ गया ये संपर्क सेतु। ठीक है, ये संपर्क सेतु है। इसके बाद देखिए गिल्सरेल्डिहाइड 3 फास्फेट आगे ट्रांस एल्डोलेज के साथ क्रिया करेगा और साथ ही साथ सीडोहेप्टुलेज के साथ भी, और संघनन क्रिया द्वारा दो उत्पाद बनाता है। यानी इधर से तो आएगा ये, ठीक है, और इधर से आएगा ये। क्लियर? इस प्रकार से दोनों आ गए एक साथ। दोनों एक साथ आने के बाद एंजाइम कौन सा है? ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज। ठीक है, संघनन की क्रिया हो रही है। अब संघनन की क्रिया के द्वारा उत्पाद कौन से बनते हैं? दो उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है इरिथ्रोज 4 फास्फेट। क्या बन जाएगा? इरिथ्रोज 4 फास्फेट। और दूसरा बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। दूसरा क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ये बन गए दोनों। अब ये दोनों बनने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में फिर से देखिए एक बार और संघनन की क्रिया होती है, जिसमें देखिए इधर से जाइलुलोज 5 फास्फेट के जो बचे हुए अणु हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले आ जाएंगे। क्लियर? और साथ ही साथ फ्रुक्टोज 4 फास्फेट है ये आ जाएगा। इधर से क्या आ जाएगा? सॉरी, इरिथ्रोज 4 फास्फेट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इधर से ये आ जाएगा। क्लियर? अब ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की सहायता से फिर से क्या बनाते हैं? ये गिल्सरेल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाते हैं। तो या तो देखिए दो प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर। दो प्रक्रियाओं में देखिए किस प्रकार से स्टॉप कर दे। तो देखिए आगे ये दोनों क्या करते हैं? फिर से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की सहायता से। यहां पर एंजाइम कौन सा आता है? ट्रांसकीटोलेज। तो या तो क्या होते हैं कि ये सीधे ही इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, ठीक है, और या फिर क्या करते हैं? ये गिल्सरेल्डिहाइड बनाते हैं, या बनाएंगे गिल्सरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, जो कि फिर आगे किस में कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। क्लियर?
और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आगे फिर से किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। ये है पूरा HMP। तो महत्वपूर्ण पद इसके क्या है, देखिए सबसे पहले ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ATP के साथ क्रिया करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा। यहाँ पर जल की क्रिया होगी, डिहाइड्रोजनेसिस होगा, NADP का NADPH2 में अपचयन हो जाएगा, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बन जाता है सीधा ही, ना कि कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर इसका फिर से डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण होता है। राइबोलोज 5 फास्फेट जो समावीकरण की क्रिया है, इससे 2 उत्पाद बनाएगा। पहला राइबोलोज 5 फास्फेट और दूसरा बनाता है जाइलुलोज 5 फास्फेट। ठीक है, राइबोज 5 फास्फेट और जाइलुलोज 5 फास्फेट, ये दोनों उत्पाद किससे बनते हैं, ये बनते हैं संघनन की क्रिया द्वारा। फिर जो राइबोज 5 फास्फेट बनता है वो फिर से ये समावीकरण है, ये संघनन है। तो राइबोज 5 फास्फेट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की सहायता से फिर क्या बनाएगा, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बनाएगा। ये सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट और जाइलुलोज 5 फास्फेट मिलकर के गिल्सेल्डिहाइड बनाते हैं 3 फास्फेट, जो कि संपर्क सेतु होता है इसका। और ये गिल्सेल्डिहाइड 3 फास्फेट आगे क्या करेगा, ट्रांसएल्डोलेज संघनन की क्रिया द्वारा, ये संघनन की क्रिया करता है किसके साथ, सीडोहेप्टुलोज के साथ, और बना लेता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। या फिर ये क्या करता है, गिल्सेल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है सीधे ही फ्रुक्टोज जो 6 फास्फेट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। या फिर पहले ये संघनन की क्रिया द्वारा 2 उत्पाद बनाता है, कौन कौन से, इरिथ्रोज 4 फास्फेट और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब इरिथ्रोज 4 फास्फेट इधर से जाइलुलोज 5 फास्फेट के साथ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की सहायता से, तो या तो पहले फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनेगा या बनाएगा ये गिल्सेल्डिहाइड 3 फास्फेट, जो कि सीधा ही फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये है HMP, इस प्रकार का संपन्न होता है। ये आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है इसमें HMP का ऊर्जा संतुलन। HMP का ऊर्जा संतुलन ये किस प्रकार का होता है, पथ तो देख लिया हमने। देखिए इसमें चूंकि एक कार्बन का ही डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन 6 चक्रों के बाद होगा। अर्थात यदि परिपथ में 6 ग्लूकोज अणु होते हैं तो एक चक्र में एक अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। इसमें परिपथ में अगर 6 ग्लूकोज अणु है तो एक चक्र में एक अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार ग्लूकोज अणु के 6 कार्बन परमाणुओं के विकार्बोक्सिलेकरण द्वारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति से 12 NADPH2 बनती है। ठीक है, कितनी बनती है, 6 है, कुल मिलाकर अणु कितने हैं, 6। तो ग्लूकोज के कितने अणु हो गए हैं, ग्लूकोज के 6 अणुओं का डी कार्बोक्सिलेशन होने से कितने बनेंगे, 6 CO2 व 12 NADPH2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 NADPH2 बनते हैं। ठीक है, अब एक NADPH2 से कितने बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 ATP। क्लियर। तो कुल मिलाकर कितने ATP बन जाते हैं, तो कुल ATP हो जाएंगे ये 12 × 3। ठीक है, कितने हो गए ये, 36 ATP हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए हैं, 36 ATP हो गए हैं।
अब ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन से कुल मिलाकर कितने अणु बन जाते हैं? 36 एटीपी बन जाते हैं। जबकि एक एटीपी का क्या हो जाता है? उपभोग हो जाता है, शुरू में ही हो जाता है। इसके अंदर जब हमने साइकिल बनाया था तब देखा था, तो कुल शुद्ध प्राप्ति कितनी हो जाती है? शुद्ध एटीपी कितनी बच जाएगी? 35 एटीपी बच जाएगी। ठीक है, कितनी एटीपी बन जाएगी? 35 एटीपी बन जाती है। क्लियर? ये याद रखना है आपको कि HMP में शुद्ध एटीपी लाभ कितना होता है? 35 होता है। बनते तो कुल 36 है, परंतु एक एटीपी खर्च हो जाती है। अब देखिए, कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ऊतकों में NAD की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल NAD की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल एक्टिव होता है, जबकि NADP की उपस्थिति में HMP एक्टिव होता है। यानी ये आपको याद रखना है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर NAD हो, ठीक है, तो कौन कौन से एक्टिव होंगे? ग्लाइकोलाइसिस, कौन कौन से? ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब अगर NADP एक्टिव है तो फिर क्या होगा? HMP होता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। एंटनाड्यूडोरोव पाथवे, दूसरा इसका जो है वो कौन सा है? एंटनाड्यूडोरोव पाथवे। एक और परिपथ भी है, ये लास्ट परिपथ है। ये क्या है? देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीकरण का जो उपरोक्त जितने भी वर्णित परिपथ है, इसके अलावा एक अन्य परिपथ भी पहचाना गया है, जो कि इसके खोजकर्ताओं के नाम पर ही है। एंटनाड्यूडोरोव ने इसे खोजा था। तो शर्करा विखंडन की यह विधि कहाँ पाई जाती है? शर्करा विखंडन, अर्थात यही है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की यह विधि जीवाणुओं में पाई जाती है। कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है। पहली बात तो ये। आप देखिए इसमें क्या है? इसमें देखिए, ग्लूकोज का जब फास्फोरिलीकरण होता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट का, अब हम इसको परिपथ देख ही लेते हैं, इसका किस प्रकार का है इसका परिपथ। तो सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है, अब ग्लूकोज का आगे एटीपी की सहायता से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्लियर? यहां पर एटीपी की क्रिया होगी, एटीपी की सहायता से बन जाएगा। इसके बाद NADP फिर एक्टिव होगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। एंजाइम वही है जो हमने HMP में पढ़े हैं। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा NADPH2 और ये हो गया NADP, यानी कि एक्टिव कौन है? NADP है, नॉट NAD। ठीक है, अब देखिए 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड से आगे जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है? तो इसमें उत्पाद बनता है 2 कीटो 3 डाईऑक्सी 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड। 2 कीटो 3 डाईऑक्सी 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड, ये बनता है 2 कीटो 3, इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया। क्लियर? अब देखिए इसका फिर आगे फिर से विखंडन होता है। तो इसका जब विखंडन होता है तो फिर क्या क्या बनते हैं?
तो इसका जब विखंडन होता है तो एक तो बनता है पायरुविक एसिड, क्लियर, एक तो बन गया पायरुविक एसिड, दूसरा बनता है इसमें PGA फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड या फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये बनता है 3PGA, ठीक है। इसका आगे फिर हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस, बन गया ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस से आगे फिर पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड, और इस पायरुविक एसिड का फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्लियर। अब ये जो बना है इधर वाला, ये फिर क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो ये है इसका बहुत ही आसान सा परिपथ, यानी सीधी सी बात है। इसमें भी लास्ट का उत्पाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज का जब विघटन हो जाता है तब, जो कि आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। आगे चलते हैं। अब जो NADPH2 यहाँ बनता है ना, ये आगे वही ETS में जाएगा। अगला जो है हमारा वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, और उसकी शुरुआत हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।